नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बापू को थी जिसकी तलाश। मैं भी एक ऐसी महिला की तलाश में हूं जो उनके मिशन को साकार कर सके। क्या आप वह महिला हैं? क्या आप उनमें से एक होंगी? ये बातें महात्मा गांधी ने अमृता कौर के लिए लिखा है। लेडी पेप की सीरीज और संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं के एपिसोड में आज हम बात करेंगे राजकुमारी अमृता कौर की। राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। वे विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष भी थी, जिसके कारण वे इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला और एशियाई थी। न्यूयॉर्क टाइम ने उन्हें अपने देश की सेवा में एक राजकुमारी कहा, जिन्होंने प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की और इसकी अध्यक्ष भी रही। अमृता कौर राजकुमार हरम सिंह की बेटी थी, जो कपूरथला के सिख महाराजा के बेटे थे। उनके पिता ने राजगद्दी का दावा खो दिया क्योंकि उन्होंने एक प्रेस्बिटेरियन से शादी की थी। अमृता और उनके भाइयों का पालन पोषण ईसाई धर्म में हुआ था। उन्होंने डोरसेट में सिरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई की थी, जहां वह हेड गर्ल थी। हॉकी, लैक्रोस और क्रिकेट टीम की कप्तान होने के साथ साथ वे अपनी किशोरावस्था के दौरान एक सक्रिय खिलाड़ी भी थी। बाद में वे अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई। उसके माता पिता ने उसे मानवता के प्रति ईमानदारी, दयालुता और करुणा का महत्व सिखाया। वह एडवर्डियन इंग्लैंड और भारत दोनों की उपज है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह अपने पिता के करीबी दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले से मिली, जिन्होंने उसे बहुत ही प्रभावित किया। उन्होंने कबूल किया कि भारत को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करने की मेरी उत्कट इच्छा की लपटों को उन्होंने ही हवा दी थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1919 में गांधी जी को पत्र लिखा, उनसे मुलाकात की। वे देश के लिए उनके विचारों और दृष्टि से आकर्षित हुई, लेकिन वो तुरंत भारत नहीं लौट सकी क्योंकि उनके माता पिता अस्वस्थ थे। हालांकि महिलाओं के कल्याण के लिए उनके जुनून से उन्हें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। यह महिला अधिकारों के लिए समर्पित थी, जिसमें अमृता कौर ने विवाह की आयु 14 से बाद में बढ़ाकर 18 वर्ष करने के लिए अभियान चलाया था। अपने माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इंग्लैंड छोड़ दिया। उन्होंने जल्द ही शाही परिवार के सुख सुविधाओं को भी त्याग दिया और एक स्वतंत्रता सेनानी और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता बनने की अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। 1930 में अमृता कौर ने हजारों लोगों के साथ दांडी मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध किया। अक्टूबर 1936 में उनके दृढ़ संकल्प को देखकर गांधी जी ने उन्हें लिखा, मैं अब एक ऐसी महिला की तलाश में हूँ जो उनके मिशन को साकार कर सके। क्या आप वह महिला हैं? क्या आप उनमें से एक होंगी? वह जल्द ही गांधी जी के आश्रम में रहने चली गई और 16 साल तक उनकी सचिव रही। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वह बन्नू में सद्भावना मिशन पर गई। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यहाँ उन्होंने कई तरह के प्रदर्शन और धरने आयोजित किए और लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल भी हुई। इसके लिए अमृता को गिरफ्तार कर 1 महीने के लिए अम्बाला जेल भेज दिया गया था, जहाँ वे अपने साथ भगवद गीता, चरखा और बाइबल लेकर गई थी। साथ ही वह महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह और निरक्षरता उन्मूलन के लिए काम कर रही थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट बनी, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने महिलाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए अभियान चलाया। उनकी उपलब्धियां यहीं समाप्त नहीं होती है। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। इस असाधारण महिला ने 1957 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की और इसकी स्थापना के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी और अमेरिका से धन की व्यवस्था की। 1964 में अपनी मृत्यु तक वे इस संस्थान की पहली अध्यक्ष बनी रहीं। अमृता कौर ने शिमला में अपनी पैतृक संपत्ति, जिसे मैनोर विले कहा जाता है, एम्स को उदारता पूर्वक दान कर दी। यह एक अवकाश स्थल और नर्सों के लिए विश्राम गृह के रूप में कार्य करता है। बाद में उन्होंने
भारतीय क्षय रोग संघ और मद्रास में केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की शुरुआत की। उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज भी शुरू किया। उन्होंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ ने कहा, राजकुमारी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका में इतनी गहरी आस्था रखती थी कि उन्होंने इस मुद्दे पर पंडित नेहरू की आलोचना करने में भी संकोच नहीं किया। उन्होंने यह बात 1936 में हुए विवाद के संदर्भ में कही थी, जब कांग्रेस की कार्य समिति में कई समाजवादियों के नाम थे लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं था। वह महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधारणा में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने लिखा, प्रतिनिधित्व के मामले में यह महसूस किया गया कि यदि मताधिकार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए व्यवहारिक समानता सुनिश्चित की जाती है तो वे खुले दरवाजे या साधारण चुनाव के माध्यम से देश के विधायी और प्रशासनिक संस्थानों में अपना रास्ता खोज सकेंगी और तब सीटों का आरक्षण, नामांकन, सहविकल्प या अलग निर्वाचन क्षेत्र जैसी कोई विशेष सुविधा आवश्यक नहीं होगी। एक अन्य घटना में उन्होंने मार्च 1947 में संविधान मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य BN राव को एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि धर्म के नाम पर कई रीति रिवाज प्रचलित है, जैसे पर्दा, बाल विवाह, बहुविवाद, उत्तराधिकार के असमान कानून, अंतरजातीय विवाहों की रोकथाम, लड़कियों को मंदिर में समर्पित करना। इस प्रकार हंसा जीवराग मेहता के साथ मिलकर उन्होंने समान नागरिक संहिता की मांग की। उन्होंने महिलाओं के लिए अधिक सक्रिय राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत की। 6 फरवरी 1964 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रोमन कैथोलिक होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार सिख रीति रिवाजों के अनुसार जमुना नदी में किया गया था। AIWC के पूर्व अध्यक्ष पी ताराबाई ने अमृता कौर की यादों के बारे में लिखते हुए कहा, जब मैं उनकी तस्वीर खींचती हूँ तो हमेशा राजकुमारी जी की तस्वीर होती है, जो अपने सिर पर छोटे छोटे फूलों वाली सफेद साड़ी से अपना सर ढकती है। वह सुंदर अंग्रेजी बोलती और लिखती थी। उनकी लिखावट भी उतनी ही खूबसूरत थी। आपको अमृता कौर के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।